जी हाँ, अब ये बड़ा सवाल है। आप सुन रहे होंगे खबरों में कि वो लंदन जा सकती हैं या किसी और देश में पनाह ले सकती हैं। भारत में अभी फ़िलहाल वो हैं, और भारत में उनका रहना क्यों मुश्किल है? क्या भारत में ही वो पनाह ले पाएंगी? जैसे बहुत सारे सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे। इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हालात क्या हैं, किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, इनको थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना भारत में है और माना जा रहा है कि शेख हसीना कुछ दिन अभी भारत में ही रहेंगी, लेकिन अगला डेस्टिनेशन उनका क्या होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। इसके पहले चर्चा थी कि वो भारत से लंदन जाएंगी, लेकिन अभी बातें स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस मुद्दे पर एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुटेगा, जिनसे हम बातचीत करेंगे। कई एक्सपर्ट्स होंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये रिपोर्ट देखिए। भारत से अब कहां जाएंगी शेख हसीना? क्या लंदन के प्लान में बाधा है? दरअसल ये सवाल इसीलिए क्योंकि सोमवार को जब शेख हसीना भारत आई थी, तब प्लान था कि हिंडन एयरबेस से सीधे लंदन जाएंगी, लेकिन लंदन जाने का प्लान ठंडे बस्ते में है। अभी कुछ दिन भारत में ही रहेंगी शेख हसीना। On 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. दरअसल बताया जा रहा है कि शेख हसीना ने लंदन जाने का फैसला इसीलिए किया क्योंकि उनकी बहन रेहाना की बेटी ट्यूलिप सिद्दीकी ब्रिटिश संसद की सदस्य है। ट्यूलिप ट्रेजरी की आर्थिक सचिव और हैम्पस्टेड और हाईगेट से लेबर सांसद है। वहीं ब्रिटेन के गृह मंत्रालय के मुताबिक इमिग्रेशन नियमों में किसी के लिए शरण या अस्थायी शरण को लेकर यूके की यात्रा करने का कोई प्रावधान नहीं है। जिन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत है, उन्हें पहले उसी देश में शरण की गुहार लगानी चाहिए जहां वो अपना देश छोड़कर पहुंचे हैं। बहरहाल ये भी सामने आया है कि शेख हसीना के परिवार के सदस्य फिनलैंड में भी हैं, इसीलिए उन्होंने उत्तरी यूरोपीय देश के लिए रवाना होने पर भी विचार किया है। खैर, चीजें काफी उलझी हुई है। वहीं बांग्लादेश में स्थिति बेहद खराब होती जा रही है। विकास के रथ पर सवार बांग्लादेश के सारे पहिए कट्टरपंथ के कब्जे में आ गए हैं। यहाँ से बांग्लादेश कहां जाएगा, ये जानना बहुत कठिन नहीं है। फिलहाल शेख हसीना भारत से कहां जाएंगी, अभी ये भी तय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, जिनमें पूर्व राजनयिक मंजू सेठ भी होंगी, उनसे भी बातचीत करेंगे। साथ ही साथ संजीव श्रीवास्तव जी, जो कि जाने माने जानकार हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। मेरे साथ दो बहुत ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर अंशु जोशी, जो कि इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU के साथ में हैं, और डॉक्टर अंशु जोशी से पॉलिटिकल मुद्दों पर बहुत बात होती है। आज बांग्लादेश की राजनीति को ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर जोशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी तरह से मेरे साथ में बहुत ही खास मेहमान के तौर पर मेजर जनरल शशि अस्थाना साहब जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। सर, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं भारत एक्सप्रेस पर। तो अस्थाना साहब, शुरुआत आपसे ही करूंगा, क्योंकि मिलिट्री की जो सोच है उसको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। समझना ये चाहेंगे कि एक तो जो शेख हसीना है, उनको लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम जब भारत में बैठकर सोचते हैं तो हम निजी संबंधों पर ज्यादा जोर देते हैं, और फिर हमारा नजरिया और चश्मा वो हो जाता है। शेख हसीना की इस वक्त इमेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? जैसे लंदन जाने की बात चल रही है, ब्रिटेन उनके बारे में क्या सोचता है, या दुनिया के दूसरे देश उनके बारे में क्या सोचते हैं? खासतौर पर उनकी जो छवि बांग्लादेश में बनाई गई, जो प्रदर्शन करने वाले थे उन्होंने, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर असर ना पड़े, इसको लेकर भी किस तरीके से सोचा जा रहा है? देखिए, जो इंटरनेशनल नैरेटिव है या जो भी एक छवि बनाई जाती है, वो भी आज के ज़माने में ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ज़माना है, और उस छवि को भी उसी मुताबिक बनाया जाता है जैसा कि छवि बनाने वाले के इंटरेस्ट में होता है जी। अभी आप देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज, जब ये इलेक्शन हुआ था उस टाइम में वेस्टर्न कंट्रीज सारे के सारे मिलके ये बोल रहे थे ये इलेक्शन ठीक नहीं है, अपोजिशन इलेक्शन में आया नहीं, और इसलिए ये इलेक्शन जो है वो फेयर इलेक्शन नहीं है जी, मान्यता नहीं दे रहे थे। जी जी। तो एक छवि ये बना दी गई कि भाई वो कुर्सी पर बैठी हुई हैं और वो एक तरीके से एक डिक्टेटर के तौर पे काम कर रही हैं। ये उनकी छवि वेस्ट ने बनाई थी।
उसी मुताबिक जब ये प्रोटेस्ट हुए, एक तो ऑर्गेनिक कारण होता है। ऑर्गेनिक कारण तो सभी को पता है कि भाई वो कोटा वाला था, लेकिन कोटा वाला कोई ऐसा भयानक कारण नहीं था। उनकी गवर्नमेंट खुद स्टूडेंट्स के साथ शुरू में खड़ी थी, वो नहीं चाह रहे थे वो कोटा। वो तो हाई कोर्ट ने लगा दिया आगे, और हाई कोर्ट के खिलाफ भी इन्होंने ही अपील करी थी सुप्रीम कोर्ट में। और जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो उसके बाद में उसका कोई औचित्य रह नहीं जाता है। लेकिन तब तक जो बांग्लादेश की विकास यात्रा से लोग खुश नहीं थे, जैसे कि पाकिस्तान, जैसे कि कुछ हद तक चीन, क्योंकि बांग्लादेश चीन की बात आंख मीच कर नहीं मान रहा था। उन्हें भी कुछ ऐसी कंसेशंस चाहिए थे जो बांग्लादेश देने को तैयार नहीं था जी। और अमेरिका भी ऐसा माना जा रहा है कि कोई बेस कुछ कंसेशंस चाह रहा था, जो कि बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। तो इन दो तीन चीज़ों को देखते हुए इस जो प्रोटेस्ट्स हैं, और उसके साथ साथ ये भी मान के चलिए आप कि वहाँ पे ISKP, जिसका पूरे साउथ एशिया में थोड़ा सा प्रभाव बढ़ रहा है, वो भी वहाँ पर था। और एक AQIS है, अल कायदा इन साउथ एशिया, उसकी भी ब्रांच उधर है। और जमायती इस्लामी और BNP और ये पार्टीज जो हैं, ये माना गया है कि ये इनको काफ़ी हद तक सहूलियत दे रही थी, और शेख हसीना ने इनको काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखा हुआ था। तो आयरन फिस्ट के साथ कंट्रोल में रखा था, क्योंकि ये भी इतने आसानी से बाज नहीं आते हैं। तो इन सब में जो है, अगर आप देखें, बांग्लादेश का जब जन्म हुआ था उस समय भी अमेरिका और पाकिस्तान एक साथ खड़े थे कि ये वाकया ना हो जी। तो अब सिचुएशन बदलती नहीं है। पाकिस्तान को अभी भी लगता है कि नहीं, शायद ये ईस्ट पाकिस्तान है, अगर भारत ने कश्मीर रखा हुआ है तो मैं इधर भी कुछ गड़बड़ कर सकता हूं, और वो कोशिश पूरी करता रहता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहानी ये है कि एक उभरता हुआ बांग्लादेश था जिसने GDP पाकिस्तान से ज़्यादा बढ़ा दी थी। उभरता हुआ बांग्लादेश पर कैपिटा इनकम काफ़ी अच्छी हो गई थी, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट भी आ गई थी। अब इस सिचुएशन में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, और जो ये ताकतें हैं जो इन्हें कुछ हद तक जो पाकिस्तान के हक में थी, या जो ताकतें हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है, वो कमजोर पड़ रही थी। तो एक मौका जो है, आजकल कहा जाता है कि एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर है, क्रिएटिंग सोशल अनरेस्ट इन टारगेट कंट्री। तो ये एक टारगेट कंट्री था। सोशल अनरेस्ट का जो तरीका है, ये लड़ाई का आजकल नॉन काइनेटिक वॉरफेयर का जमाना है, उसका ये तरीका है। और उस तरीके में आग में घी डाला गया, पूरी सपोर्ट दिया गया, और उसके बाद में जो इंटरनल जो रीजन थे और एक्सटर्नल रीजन मिल के ये सिचुएशन जो सामने है वो आज हुई है। और अंतरराष्ट्रीय कुछ पे ये देखा जा रहा है कि भाई हमने एक अथॉरिटेरियन रिजीम को हटा दिया है, जो कि डेमोक्रेसी को। आपने बड़े विस्तार से पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन किया, और अगर इतिहास के झरोके में जाएं तो हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान का हिस्सा होते हुए बांग्ला संस्कृति को बचाना यहाँ की एक बड़ी मुहिम थी, और मुजीबुर रहमान को इसीलिए वहाँ पर बड़ा सम्मान मिला, जिनकी बेटी हैं शेख हसीना। लेकिन खालिदा जिया का अपना इतिहास है, और ये दो बेगमों की लड़ाई के नाम से मशहूर जो लड़ाई है, ये सियासी पटल पर भी देखने को मिलती है। और जैसा अस्थाना साहब ने चाइना का जिक्र किया है, तो ये माना जाता है कि जो जिया हैं वो चाइना के ज़्यादा करीब मानी जाती हैं। शेख हसीना जो हैं उनके भारत से अच्छे संबंध रहे हैं। तो ये भी एक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है जिसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। संजीव श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं और लगातार वो इस मुद्दे पर हमें जानकारियां दे रहे हैं। आपका स्वागत करता हूं संजीव जी। डॉक्टर अंशु जोशी, ये एक ऐसा इशू है जो बड़ा सवाल हम इस बार उठा रहे हैं, क्योंकि इतने सारे मुद्दे आए बांग्लादेश पर, हम दिन भर चर्चा कर रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अलग अलग पहलुओं को समझा जाए। अभी पहलू यही समझना है कि शेख हसीना को लेकर दुनिया क्या सोच रही है, और भारत का स्टैंड तो क्लियर है। भारत के पास तो जो भी पनाह मांगने आता है, भारत कभी उसको पीठ नहीं दिखाता है। हाँ, ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारे जो बाकी के संबंध हैं वो कैसे चलते रहें। शेख हसीना का भारत में बने रहना, ये भारत को कितना सहज असहज, मैं संजीव जी से भी इस पर बात कर चुका हूं, आपकी टिप्पणी भी चाहूंगा, कितना असहज असहज भारत को बनाता है, और आपको लगता है कि वो यहीं रहेंगी या फिर उनका मूवमेंट कहीं और हो सकता है, और अगर होगा तो संभावित जगह क्या हो सकती है? हम इस पूरी लार्जर पिक्चर को देखें, बांग्लादेश में ये तमाम जो प्रदर्शन हुए उसके पीछे का कारण तो अब कहीं पीछे ही छूट गया है।
हमें एक बहुत बड़ा जो राजनीतिक संकट देखने को मिल रहा है, उसमें स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि कहीं ना कहीं एक फॉरेन एलिमेंट का इन्फ्लुएंस है, वो दिखाई पड़ रहा है, वो समझ में आ रहा है। और हाल फिलहाल जो चिंता करने की आवश्यकता है वो सामरिक दृष्टि से है। आप यदि बांग्लादेश को देखें तो भारत के 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश की सीमाएं हैं, और ये बहुत क्रिटिकल स्टेट्स हैं। वेस्ट बंगाल है, असम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और मेघालय है। तो एक तो पलायन की दृष्टि से, इलीगल इमिग्रेशन की दृष्टि से, हमारे बॉर्डर्स की सुरक्षा की दृष्टि से अभी भारत के लिए बड़े संकट का समय है। क्योंकि जैसे जैसे यहाँ तनाव और गहराएगा और हिंसा बढ़ सकती है, बढ़ेगी, तो ऐसे में क्या होगा कि भारत की जो ये बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर्स हैं, तो यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स का संकट बढ़ेगा। तो हमारे लिए एक तो चिंता का विषय ये है और होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण चिंता की बात यह है कि जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उन्होंने बांग्लादेश को अपने कब्जे में ले लिया है, और भारत इस समय ऐसे ही देशों से घिरा हुआ है। अब होगा क्या कि चीन को एक और प्लेग्राउंड मिल जाएगा खेलने के लिए। आप देखिए पाकिस्तान में जो पीछे हम अगर कुछ वर्षों में देखें जो इतिहास रहा है, बार बार तख्ता पलट हुए, अभी पीछे के जस्ट रीसेंट इतिहास में मैं नहीं जाऊंगी, इमरान खान से जुड़ा हुआ चर्चा का पूरा एक अलग ही विषय है। तो आप पाकिस्तान को देख लीजिए, आप नेपाल में देखिए, इसी प्रकार से बार बार संकट बनते जाते हैं। आप श्रीलंका को देख लीजिए, अब वही स्थिति बांग्लादेश में बन गई है। और चीन को ऐसे देश बड़े पसंद आते हैं जहां पर वो जा करके फिर अपनी एक प्लेस सिक्योर कर ले। और ये जो जिहादी शक्तियां हैं, कट्टरपंथी शक्तियां हैं, और चीन का साथ जब मिल जाता है तो ये बड़ा घातक है, न सिर्फ भारत की, हमने जी एशिया की, वैश्विक डॉक्टर अंशु, शांति जैसा मैंने बताया कि हम बहुत मुद्दों पर, जैसे हमारे 8 पड़ोसियों में से 5 इसी स्थिति में हैं जो आप बता रही हैं, 3 को हम मित्र के तौर पर देखते हैं, लेकिन 5 जगहों पर ये हालात बने हुए हैं कि लेकिन भारत ने इन सिचुएशंस को हमेशा झेला है, हम उसके लिए तैयार भी रहते हैं। बीएसएफ ने जिस तरीके से मुस्तैदी से मोर्चा संभाला है सीमाओं पर, उससे भी स्पष्ट हो गया कि भारत जो चिंताएं आप रख रही हैं उनको लेकर बड़ा सतर्क है। संजीव जी, शेख हसीना भारत में ही रहे, आप तो हालांकि लगातार आपका स्टैंड ये रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस पर बड़े चिंतन चल रहे हैं। अपने एक नई खबर आ रही है, हालांकि सारी खबरें आती हैं वो अपुष्टि रहती हैं कि लंदन जा सकती हैं, फिर वो लंदन से मनाही होगी या फिनलैंड जा सकती हैं, लेकिन आपको क्या लगता है एक्चुअल सिचुएशन क्या है अभी बांग्लादेश के हालात में? आप कुछ परिवर्तन आने वाले दिनों में संभावित तौर पर देखते हैं, या आपको लगता है कि शेख हसीना जो है भारत कुछ दिन रुकने के बाद कहीं जाना ही होगा उनको, और अगर ऐसा होता है तो क्यों? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि शेख हसीना को भारत की सरकार अपना पूरा सहयोग देगी। उन्हें उनके जीवन के लिए, उनके अगले उनका जो भी प्रवास जहां पर बेस्ट पॉसिबल वो चाहेंगी, उसको भारत इंश्योर कराने में अपनी पूरी मदद देगा। और शेख हसीना भारत के मित्र हैं। उनके कार्यकाल के दौरान भारत के और बांग्लादेश के संबंध बेहद प्रगाढ़ मजबूत हुए हैं, और जाहिर है कि वो भी भारत को अपना एक गहरा मित्र के तौर पर देखती हैं। इसी वजह से इतना बड़ा जब संकट आया तो उन्होंने अपना जो रुख है वो भारत की तरफ किया, और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल ने स्वयं जाकर के उन्हें रिसीव भी किया। तो इससे बहुत स्पष्ट है कि भारत की सरकार का जो रुख उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण है, उनको मदद देने का है। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि बांग्लादेश में उनके विरुद्ध एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है, और बांग्लादेश में जो आवाम है, जो वहाँ की जनता है, उसको शेख हसीना के विरुद्ध लगातार भड़काने का कार्य किया जा रहा है। अभी भी, आज भी अगर आप देखें प्रवीण जी, तो हिंसा आज भी वहां पर आगजनी हुई है, और एक होटल में आग लगाने की वजह से अवामी लीग के किसी नेता का वो होटल था, और उसमें 25 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। तो ये जो साजिश करता है वो लगातार इस तरीके की जो हिंसा, आगजनी, अराजकता, उपद्रव की जो आग है उसको भड़काए रखना चाहते हैं। तो ऐसे में जो प्रैग्मेटिक ये हो सकता है, जिसके ऊपर मेरा ऐसा विश्वास है कि भारत की सरकार बात कर रही है। स्वयं शेख हसीना भी इस बारे में गंभीरता के साथ विचार कर रही होंगी कि किसी ऐसी लोकेशन पे वो अगला अपना प्रवास करें कि जहां पर से रह करके वो अपने आप को भी बेहतर स्थिति में रख पाएं। और जहां तक भारत का जो प्रश्न है, भारत जाहिर है कि बांग्लादेश के साथ अपने एंगेजमेंट्स को बनाए रखेगा, चाहे वहां पर मिलिट्री शासन भी क्यों ना आ जाए, चाहे वो विपक्षी दलों का शासन भी क्यों ना आ जाए।
भारत सभी के साथ अपने एंगेजमेंट्स को बनाए रखेगा। तो भारत का जो approach सड़कों है, पर वो जब संतुलन approach कट्टरपंथी है या और ऐसी जी उपद्रवी तत्व निकलते हैं और वो रुकते नहीं है रोके से, क्योंकि अब शेख हसीना इनकी एक अल्टीमेट मांग थी कि या इस्तीफा दे दिया, देश छोड़कर वो आ ही चुकी हैं भारत, तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि उनकी मांगे मान ली गई। हिंसा अब भी जारी रहना ये बताता है कि ये जो है मिसगाइडेड मिसाइल की तरह पूरा सब कुछ चल रहा है और किसी का भड़काया हुआ स्पष्ट है। असाना सर, आपसे मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि बांग्लादेश की आर्मी का रुख, पहले तो छात्रों पर गोली नहीं चलाएंगे वहां तक तो ठीक था, अभी जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं उस पर भी एक तरीके से मूक दर्शक बनी हुई है आर्मी, ये कहना गलत नहीं होगा। ये स्टैंड क्यों है और किस तरह से देखते हैं बांग्लादेश आर्मी की भूमिका को आप? देखिए, बांग्लादेश आर्मी की जो भूमिका है वो शुरू में अगर आप देखें तो शेख हसीना के साथ थे और शुरू में वो उसी मुताबिक कार्रवाई कर रहे थे जैसा उनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी। लेकिन जैसे मौतें ज़्यादा हो गई प्रदर्शनकारियों की, उसके बाद में सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई। किसी भी सेना के लिए बहुत मुश्किल काम है अपने ही लोगों के ऊपर गोली चलाना, और ज़्यादातर पुलिसकर्मियों ने गोलियां चलाई थी और पुलिसकर्मी मारे गए थे। और उस पुलिसकर्मी में भी अगर आप देखें जो मारे गए हैं पुलिसकर्मी, चुन चुन के उन्होंने ज़्यादातर हिंदू पुलिसकर्मी मारे हैं। जो 20 के करीब मारे गए हैं उसमें से आई थिंक 70% जो है वो हिंदू पुलिसकर्मी थे। तो उधर भी थोड़ा सा एक फंडामेंटल एंगल है। जहाँ तक सेना का सवाल है, सेना में भी ऐसा माना जाता है कि कुछ पोर्शन है बांग्लादेशी आर्मी का जो फंडामेंटलिस्ट के साथ मिला हुआ है, और ये चीज़ हम लोग बहुत पहले से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और अगर इसको आप बैकग्राउंड में चाहें तो इसको भी समझने की बात है। 71 में, जब 71 से पहले पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश आर्मी एक ही थी, जब हारे थे उसके बाद में ये दोनों आर्मियां बटी हैं आपस में। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लड़ाई हारने के बाद बांग्लादेश आर्मी में घुसे, जिनके दिमाग से जो सरेंडर वाली कहानी है वो जाती नहीं है। और उसीलिए कई बार हमने देखा है कि ये जानते हुए भी कि हमारे देश ने उनको आज़ादी दिलाई है, उनका रुख इतना फेवर में नहीं रहा है। कई जो सेना के लोग हैं, तो कुछ लोग जो हैं वो खुद रेडिकलाइज्ड। और अब क्या हो गया है, क्योंकि अगर आप देखें आर्मी चीफ का जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, जब टेक ओवर किया था, मैं अभी राष्ट्रपति के पास जा रहा हूं, कोई अभी हम किसी हालत की में वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अब आप सारे दंगे बंद कर दीजिए। उसके बाद जो पार्लियामेंट पर अटैक हुआ है, उसके बाद शेख हसीना के घर में वो लोग गए हैं और उसके बाद हिंदुओं के जो माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर हमला हुआ है, और उसमें सेना ने रोका नहीं है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सेना भी थोड़ी संदेह के घेरे में आती है कि क्या उनका भी हाथ था इस पूरी कहानी में। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर आप देखें तख्ता पलट के बाद अभी उसको जो अपोजिशन की लीडर हैं उनको रिलीज कर दिया गया है। जमाते इस्लामी के बहुत लोग ये बोल के कि भाई ये कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं, एक्टिविस्ट जितने टेररिस्ट थे वो एक्टिविस्ट के नाम पे उनको सबको बेल मिल गई है। तो ये जो संकेत आ रहे हैं वो संकेत ये दिखा रहे हैं कि सेना शायद ये जानते हुए कि भाई अभी बीएनपी और जमाते इस्लामी का पलड़ा भारी है और वो भी अपना शायद लॉयल्टी दूसरी साइड चेंज कर रही है। इतना जरूर है कि क्योंकि जो आर्मी चीफ हैं उनको यही लेके आई थी शेख हसीना, तो इतना जरूर किया अभी तक। तो नहीं तो जब कू होता है तब तो ये लोग फांसी लटका देते हैं जो प्राइम मिनिस्टर होता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ है कि उन्होंने सेफ पैसेज भी दिया है, आर्मी के हेलीकॉप्टर में उनको पूरे सुरक्षा से वापस भी भेजा है। और इन सब चीज को मद्देनजर रखते हुए तो लगता है कि सेना भी अभी असमंजस में है कि मैं गोली वो चलाना नहीं चाहते, प्रदर्शनकारी हावी हो रहे हैं, और एक सिचुएशन ऐसी आ रही है जहां उन्हें लगता है कि नहीं, हमें दूसरी पार्टी को सत्ता देनी पड़ेगी, क्योंकि जिन्होंने ये कू कराया है, जो भारी ताकतें हैं, वो नहीं चाहते कि मिलिट्री रूल हो, वो ये चाहते हैं कि रूल दूसरी साइड का हो जो उनके फेवर में हो। जी डॉक्टर अंशु, ऐसे में भारत के पास एक तो अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना
और किसी तरह का इन्फिल्ट्रेशन ना हो, इसका ध्यान रखना, ये चीज़ें तो हैं ही। जो कुछ बांग्लादेश में चल रहा है, हम अगर ये मानते हैं या ये बात आ रही है कि चाइना ने, आईएसआई ने, खालिदा जिया के बेटे का नाम भी आ रहा है, इन लोगों ने मिलकर एक पूरी साजिश रची है और इस तरह के हालात बनाए हैं जो भारत के लिए भी फेवरेबल नहीं है। हमारे लिए भी सामरिक दृष्टिकोण से ये बड़ा खतरनाक हो सकती है जो सिचुएशन बनी है बांग्लादेश में। भारत सिर्फ अपनी सुरक्षा तक सीमित रहेगा या आपको लगता है कि कुछ इंटरवीन किया जा सकता है मामले में? हाल फिलहाल तो यदि हम भारत की दृष्टि से देखें तो जैसा मैंने आपसे कहा प्रवीण जी कि हमें अपनी आंतरिक सुरक्षा की चिंता करते हुए सारे जो तमाम इस प्रकार के प्रोविजंस हैं जिससे हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी, जिससे इलीगल माइग्रेशन से रिलेटेड जो इश्यूज आ सकते हैं, इस पर हम काम करके यदि अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को इंटैक्ट रख पाएं तो वो एक बहुत बड़ी सफलता होगी। और निश्चित तौर पर भारत सरकार इस पर काम कर ही रही है तेजी से। आप यदि इस पूरी समस्या को समझने का प्रयास करें और जब हम इसमें फॉरेन एंगल डालते हैं जिसकी हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, तो हम अफगानिस्तान के उदाहरण को देख सकते हैं। जब तालिबान वहां काबिज हुआ था, वहां सत्ता उखाड़ के उसने सरकार अपने हाथ में ले ली थी, तो वहां पर देखिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चीन का इनडायरेक्ट सपोर्ट उसे साफ साफ पूरे विश्व को दिखाई पड़ा था। यही स्थिति मुझे बांग्लादेश में दिखाई पड़ रही है और हो ये सकता है कि बे ऑफ बंगाल की एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और यहाँ कुछ निकट भविष्य में चीन अपनी गतिविधियां बढ़ा सकता है और निश्चित तौर पर चीन भी यही चाहेगा कि दूसरे पक्ष को सत्ता मिल जाए जो कि प्रो चाइना है, क्योंकि शेख हसीना और उनका जो रिजीम है वो हमेशा से प्रो इंडिया रहा है और उनका जब कार्यकाल रहा है तो उसमें भारत और आप बड़ा बांग्लादेश के इंपॉर्टेंट संबंध पॉइंट पर बातचीत को लाई हैं। दरअसल जब श्रीलंका में सब कुछ हो रहा था तब भी यही बात कही जा रही थी, क्योंकि सामरिक दृष्टिकोण से वो भी चाइना के लिए बड़ी महत्वपूर्ण जगह है। संजीव जी, एक जो महत्वपूर्ण बात जिस पर हम चर्चा कर रहे थे भारत के स्टैंड को लेकर, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा ये भी बताएं आप कि चीन ये सब कर रहा है, चीन ने श्रीलंका के साथ ये किया, नेपाल के साथ ये किया, पाकिस्तान में भी इसी तरह जमीनों को कब्जाया, अपने बेस को मजबूत कर रहा है, भारत की सीमाओं पर वो अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहता है, अलग अलग रास्ते तलाश रहा है। ये सब बातें हम हर बार करते हैं, लेकिन ये इंटरनल पॉलिटिक्स भी है, इन देशों की अस्थिरता भी है। चीन फायदा उठाने की कोशिश करता है लेकिन बहुत कामयाब वो दिखाई नहीं पड़ता है। फिलहाल जो बांग्लादेश की स्थिति है उसको क्या सीधे इससे जोड़ना सही होगा, क्योंकि बांग्लादेश के अपने राजनीतिक हालात भी कोई बहुत अच्छे नहीं रहे, हमेशा इस तरह की उथल पुथल रही है वहां पर। जी जी बिल्कुल। इन देशों की जो अपनी आंतरिक राजनीति है वो भी ऐसी अस्थिरता के लिए, इस तरीके की अराजक स्थिति के लिए जिम्मेदार है। और चाहे वो आप श्रीलंका का उदाहरण देखें कि वहां की सरकार के द्वारा जो गलत आर्थिक नीतियां अपनाई गई और उसकी वजह से उनको जो और वो चाइना के कर्ज के जाल में भी वो लगातार फंसते गए। उनकी जो चाइना की जो पूरी नीति थी उसको भी वो ठीक तरीके से नहीं समझ पाए। और जाहिर है कि अगर नेपाल की स्थिति को देखें तो नेपाल में भी जो अनेक पॉलिटिकल फैक्शंस हैं उसमें उसकी वजह से भी वहां पर अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है। समय समय पर सरकारें बदल जाती हैं और उसका भी चाइना फायदा उठाने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि प्रवीण जी, हमने ये देखा है कि नेपाल में जो चाइना की एक काठमांडू में एम्बेसडर थी, वहां पर जो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी की अनेक बैठकों को वो कोऑर्डिनेट करने का कार्य भी किया करती थी। तो इस तरीके का जो एक इंटरवेंशन चाइना अनेक राष्ट्रों की घरेलू राजनीति में भी करता है। लेकिन ये सच है कि उन राष्ट्रों की अपनी जो घरेलू राजनीति की जो चुनौतियां हैं, जो उनकी आंतरिक कला, मतभेद और अनेक पार्टीज के आपस में जो टकराव रहता है, उसकी वजह से ये जो स्थितियां बिगड़ती हैं। ये बात बहुत स्पष्ट है कि अगर साउथ एशिया में देखें तो भारत का जो लोकतांत्रिक एक्सपीरियंस है, जो प्रयोग है, वो बेहद शानदार रहा है, सफल रहा है। अगर इमरजेंसी के कुछ 1-2 वर्षों को छोड़ दें तो भारत की जो डेमोक्रेसी है वो लगातार जो है एक ऊंचाई का स्तर हासिल करती रही। लेकिन अगर भारत के पड़ोसी राष्ट्रों को देखें तो वहां पर लोकतंत्र के मूल्यों को लगातार दमित करने की भी साजिशें रची गई हैं। पाकिस्तान में तो एक दिखावे का ही लोकतंत्र है और अन्य राष्ट्रों में भी लोकतांत्रिक जो शक्तियां हैं उनके ऊपर खतरे पैदा किए जाते हैं, जैसा कि आप बांग्लादेश में देख रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि जो भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में आंतरिक कलह की वजह से और अनेक नकारात्मक जो फोर्सेस, शक्तियों के द्वारा लोकतंत्र पर चुनौतियां पेश की जाती हैं, जिसकी की वजह से वहां पर अस्थिरता रहती है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूंगा कि भारत जो कि इस पूरे साउथ एशिया का, पूरे इंडो पैसिफिक रीजन का
एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र है, उसकी जो एक भूमिका एक गाइडेंस के प्रोवाइड करने के रूप में भी है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत आप जानते हैं कि एक जिम्मेदार पड़ोसी राष्ट्र होने के नाते अपने पड़ोसी राष्ट्रों को हर तरीके की मदद देता है। श्रीलंका में जब संकट आया तो हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के इस नए भारत ने श्रीलंका की हर तरीके से मदद की। उनको उस डेब्ट ट्रैप से कैसे निकालना है, अपनी डेब्ट की रीस्ट्रक्चरिंग कैसी करनी है, उस संदर्भ में भी भारत ने अपनी सलाहें दी। और जाहिर है कि चाहे वो लाइन ऑफ क्रेडिट हो, चाहे वो सीधा सीधा वस्तुओं को भेज करके उनको सहयोग देने का प्रश्न हो, भारत ने सबसे बड़े तौर पर दिया। वहीं अगर आप चाइना को देखें तो चाइना की जो नीति है वो फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स की रहती है। चाइना संकट में भी अपने फायदे को ढूंढने की कोशिश करता है। हम्बन टोटा को उसने अपने कब्जे में पहले ही ले रखा है। तो चाइना की जो एक विस्तारवादी जो प्रवृत्तियां हैं, उपनिवेशवादी प्रवृत्तियां हैं, वो लगातार साउथ एशिया के राष्ट्रों के संदर्भ में भी दिखी हैं, और जो कि जिसको कि लेकर के भारत सतर्क है। सबसे अच्छी बात यह है कि आज का ये जो नया भारत है प्रवीण जी, वो चाइना की साजिशों को बहुत अच्छी तरह से समझता है। इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि बांग्लादेश में ये जो स्थितियां पैदा हुई हैं उसमें चाइना का भी योगदान है, और इस तरीके की विस्तारवादी आतंकपरस्त ताकतों को हमारे पड़ोसी राष्ट्रों में अधिक से अधिक प्रभाव बढ़ाने से रोकने के लिए भारत को अधिक से अधिक प्रोएक्टिव एंगेजमेंट करना होगा। चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो मालदीव हो, नेपाल हो, सभी के साथ अपने संबंधों को लगातार बढ़ाना होगा। पाकिस्तान एक एक्सेप्शन है, पाकिस्तान के साथ आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, वो आतंकपरस्त आज भी है और वो आतंक की साजिशें रच रहा है, और उसके प्रति भारत को अपनी सख्त नीति के ऊपर कायम रहना होगा। और चाइना के संदर्भ में भी मैं अवश्य कहूंगा कि आज का जो नया भारत है चाइना के साथ ताकत से डील करता है, चाइना के साथ शक्ति के साथ डील किया जाता है, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ डील किया जाता है। चाइना के साजिशों का मुकाबला करने के लिए भारत ने अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स को तो किया ही है, बॉर्डर एरियाज के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी बहुत तेज गति से बढ़ाया गया है। साथ ही साथ भारत अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भी अपने संबंधों को लगातार प्रगाढ़ और गहरा कर रहा है। महाशक्तियों के साथ क्वाड के आधार पर, जिसमें कि भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, उसके साथ भारत अपने संबंधों को प्रगाढ़ और गहरा कर रहा है। चाइना लाख साजिशें रच ले प्रवीण जी, चाइना अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि आज का जो लोकतांत्रिक विश्व है, आज का ये जो भारत की स्थिति बहुत बदल चुकी है, भारत की शक्ति बहुत बदल चुकी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हाँ, ये बात सही है कि 8 में से 5 जो है वो दुश्मन जैसे दिखाई देते हैं हालात वहां के, हमारे पड़ोसी मुल्कों के, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भारत की तरफ एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार के तौर पर देखती हैं, क्योंकि भारत उनके लिए उतना महत्व का दिखाई पड़ता है। और अगर वो भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जाए तो यहां पर तो सभी देशों के लिए एक तरीके से उम्मीद की एक किरण भारत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देर से ही सही, लेकिन मंजू सेठ जी जो कि पूर्व राजनयिक है मेरे साथ जुड़ गई हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं मंजू जी, आपका इंतजार कर रहे थे क्योंकि थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर और खासतौर पर आज का जो हमारा बड़ा सवाल है उस पर आप रोशनी डाल पाएंगी। मैं अस्थाना जी के पास जाना चाह रहा था, लेकिन अभी आप जुड़ी हैं तो मैं आपसे पहला सवाल ले रहा हूं, फिर मैं अस्थाना सर आपके पास आऊंगा, क्योंकि ये जो मिलिट्री की पोजीशन है इसके बारे में, खासतौर पर भारत के एंगल से, हमने बांग्लादेश की तो बात की, भारत को भी समझेंगे, लेकिन मंजू जी महत्वपूर्ण बात यह है कि शेख हसीना भारत में ही रहें, कहीं और जाएं, ये एक सवाल पहले से ही बरकरार है। हमने कार्यक्रम की शुरुआत इसी से की थी। तो उनकी पनाह को लेकर इतना विचार विमर्श क्यों हो रहा है? क्या बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट या वहां की आर्मी के साथ भारत को भी सामंजस्य बनाकर रखना है? क्या शेख हसीना की जो छवि वहां पर प्रोटेस्टर्स ने बनाई है उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय जगत में लंदन की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि हम पनाह नहीं देंगे, इस तरह की खबरें आ रही हैं, पुष्ट हैं, कहा नहीं जा सकता, तो कहीं और जाएं। तो उनकी इमेज, उनका भारत में रहना या आगे वो कहां जा सकती, इस पर थोड़ा सा आप अपनी राय रखें। बिल्कुल, मेरा मानना है कि वो उनके ऊपर निर्भर है, शेख हसीना जी के ऊपर, कि वो कहाँ इवेंचुअली जाएंगी। और जहाँ तक इंडिया का सवाल है, मुझे लगता है वो एक फ्रेंड है इंडिया की, और अगर कहीं उनका यहाँ रहने का मन करेगा तो मुझे लगता नहीं कि हम लोग रिफ्यूज करेंगे, बिकॉज एक ट्रस्टेड फ्रेंड रहे हैं हम लोग उनके, और वो हमारे ट्रस्टेड फ्रेंड रहे हैं राइट सिंस उनकी जो पार्टी है अवामी लीग, जो इन्वॉल्व थी फ्रीडम मूवमेंट में, और तभी से हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात हैं इनके पार्टी के भी और इनकी परिवार के भी, और पहले भी इंडिया में रह चुकी हैं वो 5-6 साल, 75 आई थिंक टू 81, तो इसलिए उनको पनाह पहले भी दी गई है। और अगर वो मांगेंगी, आई डोंट थिंक हम रिफ्यूज करेंगे, लेकिन इस वक्त उनको अपने आप डिसाइड करना है, क्योंकि शायद उनके परिवार वाले उनसे कह रहे हैं कि आप वेस्टर्न नेशन में जाएं, क्योंकि
सुरक्षा के लिहाज से जहां वो सुरक्षित सबसे ज्यादा रहेंगी, मुझे लग रहा है वो चॉइस वहां पे होगा, और ऑफ कोर्स जो कंट्री उनको क्लियरेंस देगा वो वहां जाएंगी। लेकिन इट रिमेन्स टू बी सीन, क्योंकि वो सिर्फ अकेली अपने डिसीजन इसमें शायद नहीं ले पाएंगी, क्योंकि उनके परिवार वाले भी उनके ऊपर आई थिंक उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। मैम एक चीज और बताइए मुझे, एक चीज और बताइए कि क्या आपको लगता है किसी भी सूरत हाल में, क्योंकि देखिए आप 10 दिन पहले तक जाएं तो शेख हसीना इन्हीं हालात को सेना के साथ में संभालने की कोशिश कर रही थी, 10-12 दिन में हम देखते हैं कि स्थितियां जो है वो हाथ से निकल गई और उनको आना पड़ा यहाँ पे, उनको सेना ने ही सेफ स्केप दिया कि आप निकल जाइए, आपकी सुरक्षा के लिए ठीक है। आपको लगता है कि और 10-12 दिन बाद ये गुस्सा थम जाए तो हालात फिर बदल सकते हैं बांग्लादेश में? नहीं, ये मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस किस्म से ये पूरा जो मूवमेंट हुआ है, एक एंटी इंडियन मूवमेंट भी बन चुका था और एक एंटी शेख हसीना का अगेंस्ट तो था ही, लेकिन एक एंटी इंडिया भी मूवमेंट हो चुका था। और वो क्योंकि इतने ये लास्ट जो इनके इलेक्शंस हुए थे, जो सारे ऑपोजिशन पार्टीज ने बॉयकॉट किया, उसके खिलाफ उसके जो रिजल्ट आया और ये फिर सत्ता में आई, तब से ही थोड़े थोड़े हम सुन रहे हैं, वेस्टर्न कंट्री से भी सुन रहे हैं, अंदर लोकली भी सुन रहे हैं, सभी को कह रहे थे कि ये इलेक्शन अवैध है और इसे नहीं मानना चाहिए। बहुत बहुत लोगों से आवाज सुनी है ये बात, अंदर से भी उनके, बांग्लादेश से भी और बाहर से भी। तो तभी से इनके ऊपर प्रेशर मुझे लग रहा है बना हुआ था, लेकिन ऐसे जाना पड़ेगा मुझे उम्मीद नहीं थी। एक ट्रिगर तो था एक रिजर्वेशन की इशू पे, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इतना रैपिडली चेंज हुआ है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको विड्रॉ कर लिया और उस पर रोक लगा दी, तो हाँ आप ठीक कह रही है, क्योंकि सेना का इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की बात कहना, सेना का वहां पर दूसरी तैयारियां करना, सेना का अपना जो स्टैंड रहा है, अस्थाना जी ने उस पर भी कुछ रोशनी डाली थी कि मूक दर्शक बने रहना, ये सब दिखाता है कि ये कोई एक घटना से रिलेटेड नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। सर अब मेजर जनरल शशि अस्थाना जी के पास में जाना चाहूंगा। सर ये बताइए कि भारत जो है, जब श्रीलंका में कुछ हुआ तब हमने पहले भी वहां पर सेना भेजी है, बांग्लादेश का इतिहास है हमारी सेना के बिना वो भी अधूरा है। हालांकि अब हम जानते हैं कि जिस तरह का सिनेरियो अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बन चुका है उसमें फूंक फूंक कर कदम रखा जाता है, जरा से में मामला इधर का उधर हो जाता है। लेकिन भारत का सेना के लिहाज, भारतीय सेना के लिहाज से हमारा स्टैंड क्या रहने वाला है, क्या इस पर कुछ आप प्रकाश डाल पाएंगे? देखिए भारतीय सेना और मेरे विचार से सामरिक तौर पर भी मुझे नहीं लगता कि भारत इंटरवीन करेगा बांग्लादेश के अंदर। जब 75 में जब इस किस्म के हालात हुए थे तो उस टाइम में भी हमने ना तो इंटरवीन किया था, और जब शेख हसीना इंडिया में आई थी ये जानते हुए कि जो बांग्लादेश में अब गवर्नमेंट आएगी उसके साथ हम डील करेंगे, उस टाइम पर भी उनको यहाँ पर उन्होंने जब वो यहाँ रहना चाह रही थी तो उनको रहने दिया गया था। तो मना तो इंडिया कभी नहीं करेगा किसी भी हालत में। अभी जहां तक इंटरवीन का सवाल है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि श्रीलंका में भी हमारा एक्सपीरियंस, वहां जाकर शांति सेना के नाम से हम गए थे, उनके इनविटेशन पे गए थे, लेकिन एक्सपीरियंस कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। उसी मुताबिक 71 में दोनों कारण थे। बांग्लादेश चाह रहा था कि हम उधर आए और हमारी भी एक सिक्योरिटी नीड थी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक नीड थी कि भाई इतने सारे शरणार्थी हमारे यहाँ घुस रहे थे, और जो ये दोनों साइड का एक जो खतरा बना हुआ था, टू फ्रंट थ्रेट, पाकिस्तान लेफ्ट में भी था और राइट में भी था, तो कम से कम हमने एक साइड का तो थ्रेट एकदम जीरो कर दिया था। तो ये हमारी भी एक उसमें हमारा एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी था एक तरीके से। उनकी आज हालात वैसे नहीं है जैसे उस दौर में हुआ करते थे, इसीलिए अभी वो स्थितियां नहीं बनती हैं। बस ये है कि हमें अपनी सुरक्षा जो है, जैसा कि पहले भी कहा गया था, बीएसएफ अच्छी डिप्लॉयमेंट में है और अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान करना पड़ेगा हमें, और जो भी गवर्नमेंट इन पावर होगी उसके साथ डील तो करना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं। एक बड़ा मुद्दा था, उस पर हमने आज दिन में भी बात की थी, संजीव जी थे और डॉक्टर अंशु जोशी, क्योंकि उस मुद्दे पर उन्होंने एक इशारा भी किया था आज की बातचीत में, तो मैं उनसे ज़रूर ये लेना चाहूँगा सवाल। डॉक्टर अंशु जोशी, जो यहाँ पर माइनॉरिटीज़ हैं यानी हिंदू हैं बांग्लादेश में, उनको लेकर जिस तरह के वीडियोस और तस्वीरें आई हैं वो बड़ी विचलित करने वाली हैं। और हमने देखा एस जयशंकर जी ने ये तो कहा कि स्टूडेंट्स जो हमारे हैं, भारतीय मूल के लोग जो वहाँ पर गए हैं, उनको सेफली वहाँ से निकाला जाएगा, लेकिन जो वहाँ के निवासी हैं, जो बांग्लादेशी हिंदू हैं, उनका क्या होगा? हमारे यहाँ एक कानून बना, आपको याद होगा, उसको लेकर कितनी बहस सब चलती रही।
अब लेकिन क्योंकि सब इतने 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, उनकी स्थिति पर हम क्या विचार करेंगे, हमारा स्टैंड क्या हो सकता है? और ये मैं जो अभी अस्थाना जी से सवाल पूछा उससे जोड़कर आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि सेना के दखल के बिना तो ये मुमकिन ही नहीं है कि हम कुछ कर पाएंगे। ये बहुत ही संवेदनशील एक मुद्दा है, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो ये सबसे बड़ी चिंता का विषय अभी हमारे लिए है एज ए नेशन, वो यही है कि वहां पर जो हिंदू माइनॉरिटीज रह रहे हैं, तो अब उनका क्या होगा, क्योंकि जिस प्रकार की हिंसक स्थितियां लगातार बनी हुई हैं और पोरस बॉर्डर्स है, वो भारत की तरफ आने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा संकट होगा। लेकिन वे हैं माइनॉरिटीज और वो शरण लेने निश्चित तौर पर भारत की तरफ ही देखेंगे। तो ये देखते हुए एक बड़ी चुनौती है हमारे लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं सेना का कुछ तो इंटरवेंशन दिखाई पड़ता है आगे चल के, ताकि हम जो इस मुद्दे को कम से कम सुलझा सके, क्योंकि ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और उसको लेकर के आगे बात भड़क सकती है, आगे बात बढ़ सकती है। जी, जैसा संजीव जी ने इशारा किया था कि भारत जो है अब वो एक बदले हुए रूप में दिखाई देता, हम बड़े सोच समझ के कदम उठाते हैं, और अगर कुछ उठाते भी हैं तो साइलेंटली उठाते हैं, उस पर बहुत चर्चा नहीं हो पाएगी, और कम से कम हम अभी पैनल पर उसको समझ पाएं या उसको डिस्कस कर पाएं, ये बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मंजू जी, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा कि इन माइनॉरिटीज के लिए भारत क्या कर पाएगा, क्योंकि आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि एंटी इंडिया मूवमेंट भी यहां पर शुरू हो गया, सिर्फ एंटी शेख हसीना नहीं है, तो एक तरीके से भारत के खिलाफ भी यहाँ पर मूवमेंट शुरू हो गया। बिल्कुल, और जो हमारे इंडियन नेशनल्स हैं और हिंदू जो वहाँ के लोकल सिटीजन्स हैं, सबको टारगेट किया गया वहाँ पे। हमारे कुछ खबरों के मुताबिक इंडियन कल्चरल सेंटर को भी अटैक किया गया। तो अगर ये ऑलरेडी इंडिया को वो एक टारगेट बना के उनको कर रहे हैं, उम्मीद है कि अब ये जो नई इंटरिम गवर्नमेंट आई है और जो भी वहाँ पे सेना के प्रमुख हैं, जो भी इंचार्ज हैं, वो इसको रोकेंगे, रुकवाएंगे और इसको इस पे स्पेशल एक नजर रखेंगे या कंट्रोल करेंगे। नहीं तो डेफिनेटली वो रेफ्यूजीज बन के हमारे कंट्री में अंदर आने की बहुत संभावना है, और ये सिचुएशन ऐसी है जो हम बिल्कुल नहीं चाहते, और ना हमारे लिए अच्छा है, ना हमारे बायलैटरल रिलेशन के साथ के लिए अच्छा है। हाँ, हम उनके साथ जो भी सरकार आएगी उनके साथ बिल्कुल हमें रिश्ता रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, जॉइंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो और हमारे नेशनल्स भी हैं। तो पर अब हम ये तो जानते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का मिजाज है, यहाँ की सेना को मौका मिलता है तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत जल्दी बहाल हो जाए, इसके प्रयासों में तो जुटते कम ही दिखाई देते, ऐसा अभी तक लगा है। अभी क्या होगा कहना मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट कह रहे हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट विल ओवरसी द इलेक्शंस, बट लेट अस सी। वहाँ तो अभी इवॉल्विंग सिचुएशन है, अभी बिल्कुल कुछ पक्का नहीं है, और जो हम उनको कन्वे हमने किया है, हमारे जो हाई कमीशन है वहाँ पे और हमारे जो और वहाँ पे असिस्टेंट हाई कमीशन हैं, वो बिल्कुल इन टच है वहाँ की सरकार से, उनके वहाँ की आर्मी से, टू इंश्योर द सेफ्टी of the Indians or also the Hindu minority in Bangladesh। हम उसके अलावा मुझे नहीं लग रहा है कोई भी इंटरवेंशन कर सकते हैं, सिर्फ उनके साथ टच में रह सकते हैं, प्रेशर डाल सकते हैं उनके ऊपर, और उनको कन्वे कर सकते हैं कि ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। संजीव जी, एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है जो अभी रह जा रहा है, क्योंकि अभी हालात ऐसे नहीं है बांग्लादेश के, लेकिन फिर भी जिस तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ गारमेंट्स के सेक्टर में भारत को बीट करके आगे निकल गया बांग्लादेश ने इस तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश किया, प्रोडक्शन के लिहाज से भी देखें तो बांग्लादेश में कुछ चीजों ने धीरे धीरे पटरी पर आना शुरू किया था, और अब ये हालात हो गए हैं। तो ऐसा लगता है कि आप जो कह रहे थे कि पाकिस्तान को या अन्य ताकतों को जो बांग्लादेश को बहुत समृद्ध नहीं देखना चाहते, उनको ये भा नहीं रहा था। जी, रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री जो बांग्लादेश की है, उसने पूरे विश्व में अपना स्थान बनाया है, और खासकर जो बांग्लादेश की रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री में महिलाओं का जो योगदान है, उसका तो पूरे विश्व में मिसाल दी जाती है। और एक ऐसा राष्ट्र जो कि इस तरीके की प्रगति, इस तरीके का विकास का स्तर हासिल कर रहा था, जाहिर है कि जो उसके एडवर्सरीज है उनको वो रास नहीं आ रहा था, खासकर जो पाकिस्तान, जिसको कि अभी भी 1971 के हार की और उसके विभाजन के बाद बांग्लादेश के बन जाने की जो टीस है, जो उसका मलाल है, उसको रहता है। वहाँ के हुक्मरान जाहिर है कि वो इस बात की लगातार कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से बांग्लादेश में अस्थिरता लाएं, और बांग्लादेश के जो अनेक कट्टरवादी संगठन है, चाहे वो जमात इस्लामी हो और अन्य जो संगठनों का जो नाम आ रहा है, जाहिर है कि जो वहाँ पर जो इस तरीके की जो ताकतें भी हैं, जिसका कि अस्थाना सर ने भी जिक्र किया, ISIS के और अल कायदा, तो इस तरीके के जो आतंकी तत्वों का भी वहाँ प्रेजेंस देखा गया है।
तो उन सारे ये बड़ा तथ्यों इंपॉर्टेंट, के क्योंकि साथ चर्चा को अंतिम दौर में ले जा रहे हैं, तो एक फाइनल कमेंट अस्थाना जी से और अंशु जी से भी लूंगा। अस्थाना जी, संक्षेप में एक कमेंट आपका चाहूंगा। एक देश जहां पर दो किस्म के लोग रहते हैं जो आपस में ही एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, उस देश का यही हश्र होता है। बांग्लादेश की कहानी ये बताती है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी मैं इसमें सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा। अभी अपने माइनॉरिटीज को बचाने के लिए जाहिर है कि प्रेशर बांग्लादेश के आर्मी चीफ के ऊपर डालना जरूरी है, डिप्लोमेटिक प्रेशर। मुझे पूरा भरोसा है कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी थ्रू एम्बेसडर्स या थ्रू जो भी इनके जी हाँ, channels हमारी हैं, खबर भी यही है कि बात हुई है। हालांकि औपचारिक तौर पर इसके बारे में बहुत खबरें नहीं आई, लेकिन बात हुई है इंटरिम गवर्नमेंट से। चाहे अंडर हैंड बात हुई हो, लेकिन आर्मी चीफ के ऊपर प्रेशर तो डालना पड़ेगा इस बारे में कि भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और दूसरी चीज क्या है कि अब चाहे जो ये बातचीत चल रही थी कि क्या आर्मी टेक ओवर करेगी या सिविल को देगी या नहीं देगी, वो उसके ऊपर मैं ये टिप्पणी करूंगा कि अभी थोड़े से हालात अलग हैं। जो इनके स्पॉन्सर्स हैं, अगर हम ये माने जो भी हमारी स्पेकुलेशंस हैं कि बाहर की ताकतों ने जो किया है, बाहर की ताकतें जिन्होंने भी किया है या जो भी करना चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि आर्मी इस कम से कम बांग्लादेश में कि आर्मी पावर में आए। वो ये चाहते हैं कि दूसरी साइड पावर में आए। जी, वो चाहते ही थे, तो उनका मकसद तभी पूरा होगा। डॉक्टर अंशु, बहुत संक्षेप में, क्या ये माना जाए शेख हसीना का पॉलिटिकल करियर जो है वो यहां पर समाप्त होता है, या आपको लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के नेताओं के साथ हमने देखा है कि वो इस तरीके से जाकर वापस आते रहे? इतनी जल्दी इस बात पर, इतनी बड़ी बात पर हमें टिप्पणी हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आगे देखिए कैसी स्थितियां बनती हैं। जो जिहादी कट्टरपंथी शक्तियां हैं, ये एंटी वेस्ट होती हैं। ये पूरी दुनिया का एक फिनोमिना है, ग्लोबल लेवल पर देख सकते हैं। तो जब यहाँ पर ये बात आएगी कि जो ये फॉरेन इन्फ्लुएंस है जिसके जरिए कट्टरपंथी शक्तियां बांग्लादेश में आगे बढ़ रही हैं, वो एंटी वेस्ट है, एंटी अमेरिका है, तो वहां पर मुझे लगता है कि शक्तिशाली देश आगे आएंगे और कहीं ना कहीं इंटरवीन करेंगे। तो राजनीतिक तौर पर अभी आगे चल के स्थितियां और बदलेगी, कूटनीतिक स्तर पर अभी चीजें बहुत बदलेंगी। तो इतनी जल्दी हम कुल मिलाकर दो तीन चीजें जो बातें निकल कर आई हैं वो ये कि यहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था हाल फिलहाल में बहाल होगी, इसकी कोई अभी दूर दूर तक उम्मीद नहीं दिखाई पड़ती। बाहरी ताकतें जिन्होंने यहां पर इस तरह का परिवर्तन करने का प्रयास किया, साजिश की है, उनके मंसूबे अब भी बरकरार रहेंगे। भारत को अपनी सीमा की सुरक्षा करनी है और उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार है। वहां पर माइनॉरिटीज की सुरक्षा हो, इसके लिए भारत को वहां के सेना प्रमुख पर प्रेशर बनाना होगा। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो चर्चा में निकल कर आई, और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें रखी हैं। मंजू जी, आपका बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अंशु, आपका धन्यवाद। संजीव जी, आपका एक बार फिर धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा मैं मेजर जनरल शशि अस्थाना जी का, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें सेना के लिहाज से हमें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।